बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस साल जैसा कि हम लोगों ने 10वीं कक्षा के लिए पहला क्रैश कोर्स डिज़ाइन किया है जो यूट्यूब के माध्यम से आप तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच रहा है। तो इसी सेक्शन में आगे बढ़ते हुए समाज विज्ञान के राजनीति शास्त्र के चैप्टर नंबर 1 को आज हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कि किन महत्वपूर्ण बिंदुओं से वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं या प्रश्न आते हैं। मेरा प्रयास रहेगा बच्चों कि आप लोगों को इस तरह से बताया जाए कि आपका एक भी प्रश्न पत्र में ना छूटे। हम सभी ने देखा है जो इस बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपना मॉडल पेपर जारी किया है, उसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दो नंबर के 2 आपको लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे और 4 नंबर का एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा। तो इन सभी प्रश्नों को हम एक एक करके देखेंगे और मैंने प्रयास किया है कि आपको चैप्टर वाइज इसे अच्छे से डिफाइन किया जा सके। होता क्या है कि कभी कभी बहुत से शिक्षक लोग ऐसा करते हैं कि वो सीधे सीधे प्रश्नों को हल कर देते हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं वो फिर से रटने वाले पैटर्न पे चला जाता है, रटना शुरू करता है। और अगर कहीं भी प्रश्न की प्रकृति थोड़ी सी भी अगर घुमा दी जाती है तो बच्चा उत्तर लिखने में अपने आप को असहज और अव्यवस्थित महसूस करता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने उन मुख्य बिंदुओं को आपसे चर्चा करने के लिए इस विषय वस्तु को रखा है। तो आइए देखते हैं पहला चैप्टर और इसे हम सभी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इस कोर्स में इस जो पार्ट है, इसके अंतर्गत जो पहला पार्ट है राजनीति शास्त्र का, उसमें हमें पढ़ना है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। 9वीं कक्षा से ही कहीं ना कहीं हम लोग राजनीति विज्ञान को पढ़ना शुरू कर देते हैं। हम लोग उसकी मूल अभिव्यक्तियों को, राजनीति शास्त्र क्या है, उसकी क्या उपयोगिता है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, मनुष्य राजनीति शास्त्र से कैसे जुड़ा हुआ है, उसकी परिभाषा है जो अब्राहम लिंकन वगैरह द्वारा दी गई हैं, आप निश्चित रूप से पढ़े होंगे। मैं ऐसा विचार रखता हूं कि आपने कहीं ना कहीं उसका अध्ययन जरूर किया होगा। 10वीं कक्षा में भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि हर बिंदुओं को आपको अच्छी तरह समझाया जा सके ताकि आप अच्छे नंबरों से पास हों और कहीं ना कहीं जो एक रट के या याद करके आप लिखने की जो पुरानी चली आ रही ढर्रा है, उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन ला सके। आइए देखते हैं कुछ मुख्य बिंदुओं को। इसमें मैंने लिखा है VVI प्लस TTI, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड अपना देसी वाला ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यानी उन सभी बिंदुओं को हम देखेंगे, समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे जिसके द्वारा काफी सरल रूप से आप इस परीक्षा को दे पाएंगे। आइए देखते हैं। पहला जो बिंदु में पढ़ना है वो है जातिगत असमानताएं। दूसरा बिंदु जो हमें पढ़ना है भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेदारी। तीसरा बिंदु हमें पढ़ना है सामाजिक विभाजन। चौथा बिंदु हमें पढ़ना है सांप्रदायिकता। पांचवा बिंदु हमें पढ़ना है लैंगिक असमानताएं। छठा बिंदु हमें पढ़ना है धर्मनिरपेक्षता। सातवां बिंदु हमें पढ़ना है सामाजिक विभिन्नताएं। आठवें बिंदु में हम पढ़ेंगे जातीयता का उद्भव। अगले पॉइंट में देखेंगे कि भारत में स्त्रियों की क्या दशा है। बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही आसान भाषा में, बिल्कुल एकदम से, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी उस परिस्थितियों से गुजरा हूं, मैं भी अब पेपर दे के ही आगे बढ़ा हूं, मैं भी बिहार बोर्ड से था, तो इन समस्याओं को मैं भी समझ पाता हूं कि आखिर कहीं ना कहीं जो आधारभूत जो चीजें हैं बच्चे नहीं समझ पाते हैं और इसी के कारण जब प्रश्न पत्र उनके सामने होता है तो कहीं ना कहीं उन्हें उनके उत्तर देने में असहजता महसूस होती है। तो आइए एक एक करके हम जानने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, मेरा पूरा मानना है कि इन सभी बिंदुओं से, इस पाठ से अलग प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। कहीं ना कहीं मान लीजिए कुछ रेयर में पूछ देता है, अलग बात है, लेकिन प्रयास रहेगा कि इसकी अलग प्रश्न पत्र में प्रश्न न आए। और भी अगर कुछ होगा तो जो पूरा कोर्स हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा तो टेलीग्राम ग्रुप में उसके लिए स्टडी मटेरियल दे दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं।
जो हमारा पहला बिंदु है वो जातिगत असमानताएं हैं। ब्रैकेट में हमने लिख दिया है उन तथ्यों को, इसे कहा जा सकता है मैजिकल पॉइंट, कहा जा सकता है जादुई बिंदु। नॉर्मल भाषा में इसको कीवर्ड भी कहा जाता है। कीवर्ड ऐसा कहने का मतलब होता है ना कि जब हम लोग पढ़ते हैं ना बाबू, तो हम लोग समझ पाएंगे, उसको आसानी से समझ पाते हैं कि आखिर वो किताबी भाषा क्या कहना चाहता है और बोर्ड हमसे क्या पूछ रहा है, वो पूछना क्या चाहता है, हमें लिखना क्या है, तो किस तरह से अच्छा उत्तर लिखा जाएगा। इसके लिए मैं एक अलग से आपको वीडियो बना के दूंगा कि किस तरह से आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, और जो परीक्षा का आपकी कॉपी जांच कर रहा होगा उसे किस तरह से आप बहुत सरल सहज महसूस करवा सकते हैं और वो आपकी बातों को स्पष्ट रूप से समझ सकता है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन आइए पहले पढ़ते हैं इस अध्याय को। अच्छा, सबसे पहले आते हैं, देखते हैं कि जातिगत असमानताएं। इसका कीवर्ड देखिए, इसका जो जादुई बिंदु हमने लिख दिया है भारत में श्रम विभाजन। कहने का अर्थ क्या, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। भले हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा पूरा ये ध्यान रहेगा, ये फोकस रहेगा कि आप सभी बच्चे जो इसे पढ़ रहे हैं वो बेहतर तरीके से इसे समझ पाए। पहला, जातिगत असमानता। आखिर जातिगत असमानताएं क्या होती है? देखिए बाबू, भारत में जो है बहुत सी जातियों की फिर उपजातियां, लगभग 3000 तो जातियां ही मिलती हैं, फिर उसकी न जाने कितनी उपजातियां हैं। तो कहीं ना कहीं भारत में हम कहते हैं कि विविधताओं में जो एकता है, वो शुरू से कहा गया है कि भारत जो है ये विभिन्नताओं का देश है, यहाँ बहुत प्रकार की भाषा बोली जाती है, बहुत प्रकार की जाति हैं। तो उसी प्रकार की जातिगत असमानताएं आखिर क्या है, बहुत सरल भाषा में समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका अगर कीवर्ड आपको याद है तो आप बहुत अच्छे से राइट करके लिख के उत्तर आ सकते हैं। देखिए, जातिगत असमानताएं क्या होती हैं। देखिए बाबू, भारत में जो जातिगत असमानता है ना, वो आज भी श्रम विभाजन के क्षेत्र में है। श्रम विभाजन क्या है, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। आज भी गांव देहात में जब आप जाएंगे, पहले भी आपने देखा होगा, आज भी कहीं ना कहीं ये बना हुआ है। भले शिक्षा के विकास से इसमें कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन आज भी गांव में देखेंगे या और भी जो एरिया सब है उसमें आप देखेंगे कि किसान का बेटा किसान बनेगा। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो कहा जा सकता है कि ग्वाला है, दूध दूहने वाला है, उसका बेटा फिर उसी काम में जाएगा, वो दूसरा प्रोफेशन नहीं अपना सकता है। अगर कोई चमड़े का काम करता है तो उसके आने वाली पीढ़ी भी चमड़े का ही काम करेगी। यदि कोई लोहा लकड़ का काम करता है, लोहा पीटने का या जो कुछ इस तरह का जो आता है ना, फर्श से जो बनाते उनाते, अगर उसका काम करता है तो वो उसी का काम करेगा। कहीं ना कहीं आज भी ये जातिगत असमानताएं भारत में व्याप्त है। और ये जातिगत असमानताएं कहाँ मिल रही है? श्रम विभाजन के क्षेत्र में मिले, यानी काम करने की आजादी कहीं ना कहीं नहीं मिल पाती। और इसी रूप में जो जातिगत असमानताएं हैं, जातिगत विभिन्नता है, एक रूप से समझिए कि समायोजित नहीं हो पा रहा है, वो जातिगत असमानता हमें कहाँ देखने को मिलेंगी? श्रम विभाजन के क्षेत्र में मिलेंगी। काम करने की आजादी नहीं मिल पा रही है लोग, आज वो कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता से बंधा हुआ है कि नहीं, आप खेती का काम करते हैं तो आपका बेटा भी खेती का काम करेगा। आप अगर शिक्षक थे तो आपका बच्चा भी शिक्षक, अब भले उसमें योग्यता हो या ना हो सकता है उसका इंटरेस्ट हो या ना हो सकता है उसे उस काम में उसकी कौशल हो या ना हो। जरूरी थोड़ा है कि कोई लोहार का बच्चा लोहार बन ही पाएगा और वो अच्छा लोहार बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है वो संगीतकार बनना चाहता, उस संगीत के क्षेत्र में हो सकता है ज्यादा अच्छा करेगा। क्या ऐसा संभव है क्या कि डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर बनेगा? कहीं ऐसा देखें, कहीं ऐसा समझ में आता है? ऐसा नहीं हो सकता है बाबू। लेकिन जो हमारे देश में है, ये जो जातिगत असमानता है, वो श्रम विभाजन के क्षेत्र में बहुत ही प्रबल रूप से आज भी हावी है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, बहुत सा बदलने का प्रयास किया जाता है, बहुत योजनाएं आती हैं और बहुत हद तक बदला भी जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं यह तथ्य आज भी हम लोग के सामने है और श्रम विभाजन के क्षेत्र में यही असमानताएं हमें देखने को मिलती हैं।
ये हो गई हमारी जातिगत असमानताएं, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु देखिए, भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेदारी। अच्छा देखिए, भावी समाज में लोकतंत्र की क्या जिम्मेदारी होती है, तो इसे समझने के लिए जो हमारे पाठ का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इस तथ्य को आपको समझना ज्यादा आवश्यक है। भावी समाज में लोकतंत्र की क्या जिम्मेदारी हो। अच्छा देखिए, एक चीज हमें बताइए, लोकतंत्र क्या होता है? जनता का, जनता के द्वारा जनता का शासन जनता पर, यही होता है लोकतंत्र। यही पढ़ते हैं, शुरू से ही पढ़ाया गया है। अच्छा ठीक है, वो एग्जाम्पल के तहत बनाते हैं, सुनिएगा। मान लीजिए एक घर है, उसमें 2-3 लोगों का परिवार है। अब घर में कोई निर्णय लेना है, मान लीजिए 3-4 महिलाएं हैं, 3-4 पुरुष हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ युवा हैं, कुछ वृद्ध जन हैं, और मान लीजिए नया घर बनाने की एक जिम्मेदारी हुई कि हाँ एक नया निर्णय लिया गया कि हमें एक घर बनाना है। क्या होगा? अब नया घर में आपका किस तरह से फर्नीचर कैसा बनेगा, घर की दीवारें किस तरह की बनेंगी, किचन कहाँ पर बनेगा, हाँ पूजा घर कहाँ पर बनेगा, ये सब थोड़ा महिलाओं को ज्यादा वो रहता है कि हाँ पूजा घर इस दिशा में बनना चाहिए, वो सब होता है ना, वास्तुशास्त्र वगैरह ये लोग बहुत ज्यादा पढ़ता है। तो उसी तरह से जो लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र भी तो बाबू एक तरह से परिवार की तरह है ना, एक ऐसा व्यवस्था है जिससे पूरा देश को चलाना है। तो देश में तो बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह के जाति के लोग हैं, बहुत तरह के संप्रदाय के लोग हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, फिर इनमें अनेक प्रकार की जातियां उपजातियां हैं, और भी न जाने कितने धर्म के लोग। भारत तो जानते हैं ना, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सांप्रदायिकता तो यहाँ पर नहीं है। तो आगे वाला टॉपिक में हम बताएंगे कि सांप्रदायिकता क्या है, कैसे है। लेकिन कहीं ना कहीं जब सभी क्षेत्रों के लोग रहते हैं तो हमें सबको लेके चलना, तो कहते हैं ना सबका साथ, तो सबका साथ लेके अगर आप चलेंगे ना, तभी लोकतंत्र आपका सफल होगा। तो लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि भावी समाज, मतलब आने वाले समाज में लोकतंत्र की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सभी लोगों को साथ में कैसे लेके चलेगा। अगर मान लीजिए वो घर में कोई बहुत वृद्ध व्यक्ति है, अब सब कहेगा ना, ये जो बाबा कह देंगे ना, उन्हीं के हिसाब से घर बनेगा। ले, अब बाबा के मान लीजिए पहले, अब सब जमाना के आदमी हैं, उनको नया नया चीज नहीं आता है, पता नहीं है, वो पार्किंग का एरिया अब चाहिए, उनको तो पता था, वो बैलगाड़ी के युग में थे, तो बैलगाड़ी के लिए थोड़ा पार्किंग के लिए जगह छोड़ेंगे। और नया जो लड़का पोतवा आया, वो बाइक आता है, घुड़घुड़िया लेके आता, कहता है बाइक तो हमको बाहर लगाना है, लीजिए। अब बाइक लगाने का जगह ही नहीं। तो इस तरह से बहुत सी समस्या आ जाएगी। नई वाली बहू आएगी तो सोचेगी ना, किचन ऐसा बनना चाहिए जिसमें वो न रहता, धुआं निकालने वाला ऊपर से लग जाता है, तो वो वाला चाहिए। वायरिंग कैसा होगा, बैटरी वाला लगेगा। और नया पीढ़ी का जनरेशन होगा तो कहेगा नहीं, वो पापा ऐसा होना चाहिए, स्विमिंग पूल भी होना चाहिए। तो कैसे होगा घर एक कैसे? अगर आप सबको लेके चलना चाहते कि विखंडन न हो, तो कैसे घर बनाइएगा? घर ऐसा बनाना होगा कि सबका राय लेना होगा, उसमें सबसे बात करना होगा, सबसे बैठा के पूछना होगा, हाँ बाबू तुम बताओ, तुम कैसे चाहते हो, तुम, और उस सब को मिला जुला के वो योजना बनाना होगा। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि समाज, घर में जो कभी भी विखंडन नहीं होगा, टूट नहीं होगा, आप एक साथ रह सकते हैं। तो यही चीज बाबू लोकतंत्र में भी है। अगर लोकतंत्र में आप सबको लेके चलना चाहते हैं तो सबके बीच में कहीं ना कहीं सबसे आपको बात लेके चलना होगा, हर जाति का, हर समाज का आदमी का। नहीं तो मान लीजिए कोई छोटा जात वाला है, कोई बड़ा जात वाला है, ऐसा तो संवैधानिक प्रावधान नहीं है, लेकिन मानता है सब ऐसा। तो संविधान निर्माता सब बहुत समझदार न लोग था। तो आगे की कक्षाओं में आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, इस तरह से संविधान को बना दिया गया है कि सबको समानता का अधिकार दिया गया। और इसी तरह लोकतंत्र में भी, जबकि अब कहने का मतलब ये है कि जब सबको आप समानता देंगे, सबका एक एक प्रतिनिधित्व बैठा रहेगा जाके संसद में, तब ना उसके मन में होगा कि हाँ हमारे साथ अगर कुछ अहित होगा ना, तो हमारा ये वाला जो आदमी है वो चीज को बेहतर करेगा, उसको सही कर देगा, उसके हितों की रक्षा हो जाएगी। और जब इस तरह का माहौल बनेगा तो आपको क्या होगा? आपके देश में विखंडन नहीं होगा। आप अपने चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे, अच्छा से टिप्स स्टडी अगर करेंगे तो देखिएगा, तो क्योंकि क्लास कोर्स के हिसाब से पढ़ाना है, तो श्रीलंका में यही हुआ था, गृह युद्ध की स्थिति आ गई थी, जबकि ज्यादा लोग नहीं थे। भारत जितनी असमानताएं वहां पर नहीं है, यहाँ तो इतने रंग वेशभूषा जाति धर्म के लोग रहते, वहां उतना नहीं था, 2-3 लोग था। लेकिन क्या हुआ
जो सरकार है वो उस प्रकार से समन्वय नहीं बना पाई, लोकतंत्र की जो जिम्मेदारी थी वो नहीं समझ पाई कि हमें सबको उसमें लेके चलना है, और जब सबको लेके चलने की बात नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं विखंडन होगा, बिखराव होगा और देश टूट जाएगा। ये चीज समझना बहुत ही आवश्यक है बाबू। तो अगर लोकतंत्र की जिम्मेदारी को आप समझना चाहते हैं तो उसमें क्या है कि समाज के सभी वर्ग को आपको लेके चलना है, उसकी क्या आशाएं हैं, वो किस तरह से रहना चाहता है, उसका प्रतिनिधि मंडल कहीं ना कहीं होना चाहिए। कैसे चलता है तो संसद के तहत चलता है, वही संविधान बना, वही कानून बनाता है, तो कहीं ना कहीं संसद में उसकी भूमिका होनी चाहिए। समाज के हर तबका से, छोटा बड़ा, हर जाति हर कास्ट का महिलाओं की भूमिका होनी चाहिए। मान लीजिए महिला सदस्य रहेगी, अभी तो उसमें बताएंगे आगे, उसमें काफ़ी कम है, तो महिलाओं की संख्या अगर पार्लियामेंट में बढ़ जाएगा, अगर संसद में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी तो महिलाओं के जो हित के लिए काम नहीं हो पा रहा है या और जो बेहतर होना चाहिए वो कहीं ना कहीं वो लोग उसके लिए अग्रसर होगा और उसके लिए अलग अलग नियम कानून बनाएगा। इस तरह से लोकतंत्र की क्या जिम्मेदारी है इस बात को आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। फिर भी अगर कहीं कोई समस्या होगी, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में आके हमसे पूछिएगा, हम फिर से इसको आपको बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु है सामाजिक विभाजन। अच्छा देखिए, सामाजिक विभाजन और सामाजिक विभिन्नताएं, ये दो बिंदु हैं जो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं और लगभग हर साल या एक साल बीच करके ये क्वेश्चन पूछता है कि सामाजिक विभाजन क्या है, सामाजिक विभिन्नताएं सामाजिक विभाजन से किस प्रकार भिन्न है, अलग है, क्या है। अच्छा देखिए बाबू, पहले अगर सामाजिक विभाजन को समझना है तो हमें सामाजिक विभिन्नता को पहले समझना चाहिए। अच्छा देखिए ना, तो सभी जानते हैं कि भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है। तो क्या विभिन्नता है, तो देखिए यहाँ पे बहुत सा जाति है, उपजाति है, रंग है, भाषा है, उसकी बोली है, उसकी धार्मिक मान्यताएं हैं ना। कोई देवी देवता का पूजा करता है तो कोई कहीं जैन धर्म का उसका अनुयायी है, तो कोई बौद्ध धर्म का, तो बहुत तरह की विभिन्नताएं हैं। लिंग के आधार पे है, रंग के आधार पे महिला पुरुष है, और गरीब अमीर है, मान लीजिए अमीर है, सवर्ण है ना, कहते हैं कि ऊंची जाति का है, नीची जाति का, तो इस तरह की बहुत सी विभिन्नताएं पाई जाती हैं जो भारत में समाज में हम लोग को देखने को मिलती है। तो इस तरह की अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इन विभिन्नताओं में अनेक तरह की आपसी समानताएं भी होती हैं जो देश को कहीं ना कहीं एक रखने में योगदान देती हैं। लेकिन पहले ये समझिएगा कि विभिन्नताएं क्या क्या है। तो विभिन्नताएं क्लियर हो गया, लिंग हो गया, जाति हो गया, क्षेत्र भी, एक क्षेत्र भी बहुत इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है। अब होता है ना कि भाई हम क्या, हम बिहारी हैं, हम क्या है, हम महाराष्ट्र से हैं, हम कहाँ है तो भाई हम दिल्ली वाला है, एकदम दिल वाला आदमी है ना, कहता है सब अलग अलग कॉन्सेप्ट बना लेता है। हम राजस्थान से, हम राजाओं के शहर से हैं, ये बहुत तरह के इसी लोगों के मन में हो जाता है। तो बहुत सी भिन्नताएं होती हैं, क्षेत्र पर है, भाषा पर है, लिंग पर है, जाति पर है, हाँ, बोल चाल वाला पर है, उसकी संस्कृति पर भी है, कहीं ना कहीं संस्कृति पर है, धार्मिक आधार भी है बहुत जगहों का। तो इस तरह की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अच्छा, इस तरह का जो सामाजिक विभिन्नता है, अगर बहुत ज्यादा, समझिए कि बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में अगर है, इस तरह से चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से अगर चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। वो एक है ना, कहा जा सकता है कि मान लीजिए आपका एक पेड़ है, और पेड़ में तो बहुत सा चीज होता है ना जी, फल भी होता है, फूल भी होता है, उसमें आपको तना भी होता है, तो उस तरह से है तो कोई दिक्कत नहीं है, जड़वा एक होना चाहिए। बस मेन ये बात रखना है कि जड़ एक होना चाहिए, कि हम सब भारतीय हैं, ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। लेकिन अगर ये सामाजिक जो विभिन्नता है ना, ये ज्यादा, बहुत ज्यादा अगर प्रचुर मात्रा में दिमाग में आ जाएगा कि नहीं हम तो ऊंची जाति के हैं, हम नीची जाति वाला से बात नहीं करेंगे, हाँ, हम बिहार से हैं, हम उत्तर प्रदेश से, हम महाराष्ट्र से हैं, हम ज़्यादा पढ़ने लिखने में तेज हैं, बिहारी सब ही कमज़ोर रहता है, ये सब पढ़े लिखे में तेज नहीं है, अगर इस तरह का कुछ भावना आ जाएगा तो समस्या हो जाएगी। और इस तरह का जो भावना समझिए जो आ जाता है, यानी कहीं ना कहीं बहुत विशेष रूप से अगर प्रकट होने लग जाएगा ना, कि जो सामाजिक विभिन्नता बहुत विशेष रूप से प्रकट होने लगे, एकदम समझिए कि सेपरेटेड अगर कर देगा दोनों को, भाषा के आधार पे सेपरेटेड कर दे, स्टेट के आधार पे सेपरेटेड कर दे, बात के आधार पे सेपरेटेड कर दे,
वर्ण के आधार पे कर दे, जाति के आधार पे कर दे, कुछ भी अगर इस तरह का सेपरेटेड एकदम कोशिश करेगा, जो बांट देने की कोशिश होती है, तब जो है वो सामाजिक विभिन्नताएं क्या हो जाती हैं, जो सामाजिक विभिन्नताएं हैं वो सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है। समाज बट जाता है बाबू वहां पे, और समाज जो बटता है ये देश के लिए अच्छा नहीं होता है। जो विभिन्नता है, आपसी विभिन्नता है तो वो तो है, क्योंकि भारत तो विभिन्नताओं का देश ही है। अलग अलग राज्य है, भाषा है, बोली है, अलग अलग संस्कृति है, धार्मिक मान्यताएं हैं, बहुत से लोग रहते हैं यहाँ पे। तो उस तरह की जो विभिन्नताएं हैं अगर वो रहती हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो विभिन्नताएं बहुत ही ज्यादा, समझ लीजिए कि एकदम हार्ड हो जाती कि नहीं मैं उच्च जाति का तो हूँ मैं छोटे को नहीं सटने दो, जबकि इसमें भी कोई बहुत विशेष नहीं होता। अगर मान लीजिए विभिन्नता है और इसमें भी अगर जाके अंदर तक देखिएगा तो नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा, इसके एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। सामाजिक विभिन्नताएं हैं, आप मान लीजिए कि चलिए हम ऊंची जाति वाला में हैं, लेकिन अगर आप ऊंची जाति में है ना, ऊंची जाति में आपको अपना बेटी का शादी करना है और ऊंची जाति में गरीब का बेटा है तो आप शादी नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो सामाजिक विभिन्नताएं हैं ये कहीं ना कहीं आज आर्थिक रूप भी ले लिया, यानी कहीं ना कहीं गौण तो हो ही गया है आज के समय में। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, आप किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, लेकिन अगर आपकी समाज में आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आपको हर जगह सम्मान मिलेगा। ये थोड़ा सा चैप्टर से अलग होकर भी हम आपको बात बता रहे हैं, कहीं ना कहीं समाज शास्त्र का विषय, समाज शास्त्र के अंदर ही हम लोग राजनीति शास्त्र का भी अध्ययन करते हैं। तो ये चीजें हैं बाबू, इसे समझने का प्रयास करिएगा। तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक विभिन्नताएं हैं वो अगर बहुत ज्यादा हार्ड रूप ले लेती हैं, समझिए कि एकदम कट्टर हो जाती है कि नहीं अब तो अलग करके मानेंगे, तो वही किस में बदल जाता है, सामाजिक विभाजन में बदल जाता है। तो कैसे कहा जा सकता है, लिख सकते हैं कि सामाजिक विभिन्नताएं सामाजिक विभाजन का रूप लेती हैं। कब, जो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगे, स्पष्ट रूप से दिखने लगे कि नहीं अब तो भाई दिक्कत हो रहा है। स्टेट वाइज अगर दिखने लगे, एक स्टेट का लोग दूसरा स्टेट के लोग से अगर नफरत टाइप का करने लगे, तो इस तरह का अगर संभावना होगा ना तो दिक्कत करेगा। अच्छा, अगला टॉपिक भी देखते हैं तो फिर इस पे हम लोग आएंगे। अगला टॉपिक देखना है बाबू सांप्रदायिकता। बहुत ही स्पेशल टॉपिक है और खासकर हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, उसको रिलेट करके देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, पहले देखते हैं सांप्रदायिकता होता क्या है। सांप्रदायिकता कुछ नहीं होता है। सांप्रदायिकता ये होता है कि अगर किसी एक ही संप्रदाय के यानी किसी एक ही जात के लोग अगर अपनी जाति को बिल्कुल श्रेष्ठ मानने लगे, हम ही हैं, बस हम ही हमें, दूसरा कोई कुछ नहीं है, और दूसरा वाला को अगर नीचा दिखाना शुरू कर देता है ना जो हम हैं, हमारी जाति है, और ये किसी में हो सकता है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ हिंदू या मुसलमान में होगा। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, या पारसी है, या कोई और धर्म है। हिंदू में भी होता था। अगर आप थोड़ा पहले जाके देखेंगे तो हिंदू धर्म में भी दो तरह की भावनाएं बटी हुई थी, एक शैव थे, एक वैष्णव थे। तो शैव वैष्णव भी आपस में ही सांप्रदायिक हो जाते थे। जो शिव जी को मानते थे वो कहते थे नहीं हमारी वर्चस्व है, हम ज्यादा अच्छे हैं। जो विष्णु भगवान को मानते तो थोड़ा शांत स्वभाव में, तो कहते थे नहीं हमारा वर्चस्व है। तो ऐसा नहीं कि कोई दो अलग अलग धर्म के बीच में होगा, एक में भी हो सकता है। आपको बौद्ध धर्म में भी होता है, जैन धर्म में भी होता है। जो जैन धर्म में आपको ये मिलते हैं, ये कुछ लोग जैन धर्म में ऐसा, जैन धर्म भी दो भागों में बटा हुआ है। तो उसमें भी कुछ लोग होते हैं जो दिगंबर होते हैं, एक होते हैं जो श्वेतांबर होते हैं। तो उनके बीच भी कहीं ना कहीं जो है इस तरह का भाव आ जाता है कि सांप्रदायिकता का आपसी मतलब अपना आप को जो है ना एकदम सुपर समझना, मतलब बस हम ही हम है, दूसरा कोई, हम शक्तिमान है एकदम से, हम जो है हम हीमैन है, मतलब हमारे ऊपर कुछ नहीं। और उससे क्या होता है, जब सांप्रदायिकता का भाव आपके अंदर आने लगेगा, लगातार आप सांप्रदायिक होते चले जाएंगे, तो आप धीरे धीरे दूसरे संप्रदाय, दूसरे जाति के मानने वाले, दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों से नफरत करने लगते हैं। और यही नफरत क्या होता है, देश के विखंडन का कारण बनता है। क्योंकि हम बता चुके हैं, हम बताएं कि आप सब लोग पहले से भी जानते हैं बहुत सा विविधता है। बात शुरू से ही हम बताते आ रहे हैं कि बहुत सी विविधता है इसमें। तो सांप्रदायिकता किसी भी रूप में किसी भी देश के लिए सही नहीं। अब देख लीजिए बहुत से यूरोप के देशों में क्या होता है
कि जो श्वेत लोग हैं वो अश्वेत लोगों से सांप्रदायिकता रखते हैं, वो अपना आप को महान समझता है, हम सफ़ेद हैं, हम ठीक ठाक हैं। अश्वेत वाला जो थोड़ा गरीब उरीब होता है तो उसको कहता है कि नहीं यार ये सही लोग नहीं है, हमको इसे डिस्टेंस रखना है। तो कहीं ना कहीं उसके देश के लिए भी सही नहीं है। कहीं कहीं रंग भेद का होता है, जो गांधी जी वाला आप लोग पढ़वे किए होंगे, है ना, तो वहाँ पर था वही वाला कि काला लोग था गोरा लोग था, तो फिर क्या हुआ उसका कहानी आपको पता है पूरा। तो कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिकता होती है वो यही होती है कि बस हम ही हम बता ही चुके आई एम शक्तिमान, वो वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है दिमाग में। मतलब हम हिंदू है तो बस हिंदू है हिंदू, दूसरा हम फिर किसी को नहीं देखना चाहते हैं। हम अगर ईसाई है तो बस हम ही हम है, फिर दूसरा वो मिल बांट के फिर नहीं रह सकता। ये उसमें सबसे बड़ी एक समस्या आती है, और ये समस्या देश तोड़ने वाली होती है। इससे कहीं ना कहीं बहुत लॉस होता है और देश में विखंडन पैदा होता है। प्रयास हमेशा करना चाहिए, हाँ आप अपना धर्म को मानिए लेकिन दूसरे धर्मों को भी उतना ही रिस्पेक्ट दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारा देश भी धर्मनिरपेक्ष है, इसका अपना कोई राजकीय धर्म तो नहीं है। आगे देखते हैं हमारे देश में जो अगला जो इस पाठ में टॉपिक है सांप्रदायिकता, अच्छे से आप समझ गए होंगे। सांप्रदायिकता क्या है? जब किसी एक ही समुदाय के लोग अपने उत्थान के लिए कहीं ना कहीं अपनी जाति को ही अगर विशेष रूप से मानने लगेंगे कि हमारी जाति ही हमारा समुदाय का मूल आधार है। बात समझिएगा, हमारी जाति हमारे समुदाय का मूल आधार है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इस प्रकार के लोग जो लोग इस तरह के विचार से घिर जाएंगे उन्हें कहेंगे क्या वो सब क्या हो गया था? सांप्रदायिक हो गया। और इसी तरह में क्या होता है, बहुत सा सांप्रदायिक दंगा भी हो जाता है। एक संप्रदाय का लोग दूसरा संप्रदाय के लोग को देखना नहीं चाहता है, इससे क्या होता है? कमजोर होता है देश। यही सबसे सांप्रदायिकता फैला के तो समझिए अंग्रेजवा से उतना दिन राज किया था। वो तो आपस में तो रूल था ना उसका, फूट डालो और राज करो। तो यही सांप्रदायिकता का बहुत उस उपयोग किया गया कि अंग्रेजवा से बहुत कम था, लेकिन इतना बड़ा देश पर राज करने का सबसे बड़ा उसका यही सब रीजन था कि आपसे में लड़ा देता था और यहाँ के लोग आपस में लड़ते थे। अच्छा, आगे का एक टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है लैंगिक असमानता। देखिए बाबू, ये बहुत हद तक उम्मीद है कि इस वर्ष यह प्रश्न आपसे पूछेगा कि लैंगिक असमानताएं किस प्रकार भारत में व्याप्त है। देखिए जितने भी प्रश्न आएंगे वो सभी भारत के संदर्भ में, क्योंकि देखिए हम जो भी हम पढ़ रहे हैं लोकतंत्र यहाँ का जो पढ़ रहे हैं उन लोग भारत का पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी प्रश्न इस तरह के पूछे जाएंगे वो भारत के संदर्भ में पूछे जाएंगे। तो कहता है कि लैंगिक असमानताएं क्या है। अच्छा देखिए लैंगिक असमानता क्या, पहले लैंगिक असमानता समझ लीजिए फिर हम बताते हैं उस पर क्या होता है। लैंगिक असमानता ये है कि हमारे देश में स्त्री और पुरुष के बीच में किस तरह का भेदभाव है। तो पुरुषों के साथ तो कोई भेदभाव है ही नहीं, जो मेन भेदभाव होता है वो स्त्रियों के साथ होता है और उनके जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। कुछ शिक्षित वर्ग जो आज नहीं बहुत हद तक समझिए कि अपना बच्चा उच्चा को पढ़ा लिखा रहा है, धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, लेकिन आज भी जो ग्रामीण समाज है वो लैंगिक असमानता का पुरजोर समर्थन करता है, शिकार है उसका। ब्रेन अभी भी चेंज नहीं किया बकलोलवा सबको, वो अभी भी मूर्खता में पड़ा हुआ है। उसको ये अभी न क्लियर होता है कि लड़का लड़की दोनों जो है वो फिजिकली भले अलग है लेकिन वो हर काम को संपादित कर सकता है, हर काम को कर सकता है, और इसके कारण अभी भी अनेक प्रकार की असमानता है। देखिए बाबू आपको हम बता रहे हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, अनेक तरह से। देखिए संविधान में तो बहुत सा अधिकार दोनों को बराबर कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मानसिक आधार पे आज भी ये बराबर नहीं है। आप देखते होंगे ना गांव में अभी है तो दो बेटा है एगो बेटी है, तो बेटवा सबको शहर में ले के पढ़ाना, बेटी सबको नहीं पढ़ाना है। बेटा सबके लिए अच्छा खाने की व्यवस्था है, लड़की के लिए नहीं है। बेटा को शुरू से खेल और ये सब के प्रति किया जाता है, बेटी सबको क्या था तुम बर्तन मांजो रे तो तुम गुड़िया से खेलो, उसके लिए खिलौना, ये सब चीज मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा समाज है ना वो सिलेक्ट करके दे देता है पहले से, उसको आने ही नहीं देता है। जो समाज का जैसे हम लोग जैसे सब लोग का है ना कि लड़के लोग का जो डेवलपमेंट होगा, उसकी जो पढ़ाई होगी, उसका जो विकास होगा, उससे कहीं ना कहीं इसको पहले ही अलग कर दिया जाता है। तो इस तरह की लैंगिक असमानताएं देखने को समाज में मिलती हैं। अगर ये टॉपिक आएगा तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि समाज में आज भी लिंग के आधार पर यानी महिला और पुरुष के आधार पर लैंगिक असमानताएं देखने को मिलती हैं। इसमें महिलाओं के साथ आज भी समान व्यवहार नहीं किया जाता है। आज भी देखिएगा ना लड़की उनकी जन्म लेती है ना तो उतना खुशी नहीं होता है लोग हो जाता। इसके कारण बहुत सा है, दहेज प्रथा है,
कुछ ना कुछ उसको लगता है कि कमजोर है दिमाग में आज भी, जबकि आज देखिए ना चंद्रमा तक जो महिलाएं हैं वो पहुंच चुकी हैं, एक से एक रिसर्च कर रही हैं, इंटरप्रेन्योरशिप कर रही हैं, बड़ा बड़ा बिजनेस कर रही हैं। हर क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में भाई पीछे नहीं है। आपका देखने का नजरिया नहीं बदलेगा तो इसे तो आपको दिखबे करेगा। लेकिन जो सच्चाई यही है कि शिक्षा के भाव, जो देखिए जो वर्ग शैक्षणिक रूप से विकसित हो गया, माता पिता पढ़े लिखे हो गए, बड़े शहरों में रह रहे हैं, तो उनके कन जाके देखिए ऐसा कहीं कोई भेदभाव नहीं है। दोनों बच्चे समान रूप से माता पिता के लिए समान होते हैं, पढ़ लिख के दोनों समाज को उठा सकते हैं। और नहीं पढ़ेंगे तो लड़का भी नहीं उठाएगा, वो भी भीख मांगेगा, बेरोजगार हो जाएगा, सब MA BA करके बैठ जाएगा, कुछ नहीं करेगा। तो ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। ये आपकी मानसिक सोच पर निर्भर करता है कि आप असमानता करते हैं कि नहीं करते। तो इसके लिए शैक्षणिक रूप से जानकार होना बहुत आवश्यक है। अच्छा, अगला एक तथ्य देखिएगा, ये जो है ना, ये आपका जो सांप्रदायिकता पढ़ाए थे उसका ठीक उल्टा कहा जा सकता है। अगर जहाँ ये होगा वहाँ ये नहीं होगा, जहाँ ये होगा वहाँ ये नहीं होगा। क्या है अगला तक? धर्म निरपेक्षता। अच्छा, धर्म निरपेक्षता क्या होता है? देखिए हम इसको तोड़ देते हैं। निरपेक्ष का मतलब समझते हैं, धर्म का तो मतलब समझ रहे होंगे, जो भी आप अपना रिलीजन मानते हैं, है ना। कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसियन है, जो भी धर्म जो अपना जो लोग मानता हो, तो धर्म को अलग कर दीजिए, निरपेक्षता का अलग कर दीजिए। निरपेक्षता का मतलब होता है कि दोनों को समान रूप से देखना और किसी भी प्रकार का कोई भी विशेष, है ना, निरपेक्षता का मतलब कोई भी विशेष उसके लिए प्रक्रिया को न अपनाना। और कहाँ करना है? तो धर्म निरपेक्षता करना है किसके संदर्भ में? याद रखिएगा, हमने पहले ही कीवर्ड बोल दिया है कि सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में। भारत, यानी धर्म निरपेक्षता क्या है? तो धर्म निरपेक्षता वो भाव है, वो व्यवस्था है, वो निकाय है, उस प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, समुदाय के लोगों को अलग प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं देते। ऐसा नहीं है कि विद्यालय में हम लोग पढ़ रहे हैं और सब उसमें हिंदू का बच्चा बैठा हुआ है, उनमें से कोई आ गया ईसाई का बच्चा, ना तुम भागो यहाँ से, तुम नहीं पढ़ेगा, यहाँ खाली हिंदू का बच्चा पढ़ता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो यही होता है धर्म निरपेक्षता। धर्म के आधार पे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलेगा। आप ऊंची जाति के हो या नीची जाति के हो, आप हिंदू हो या मुसलमान हो, आप सिख हो या ईसाई हो, आप जाएंगे जब सरकारी हॉस्पिटल में और पुर्जा के लिए नंबर लगाएंगे तो आप कॉमन लाइन में ही लाइन लगाएंगे, चाहे कोई पहले पहुंचे या बाद में पहुंचे। इसमें आपको आपकी जाति के आधार पे किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो यही होता है धर्म निरपेक्षता, कि धर्म के आधार पर हम देश में कभी भी विभाजन नहीं किए हैं, किसी प्रकार का स्पेशल ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलता है। यानी भारत का, हमारे देश का जो भारत है उसका अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है। बहुत सा देश है जिसका कोई कोई अपना राजकीय धर्म है ना, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर हर जाति, हर धर्म के लोग रहते हैं। और सभी को हम बता ही दिए कि लोकतंत्र की जिम्मेदारी है सबको लेके चलना। तो जब सबको लेके अगर चलना है और किसी एक को मान लीजिए उसमें आप स्पेशल कर दीजिएगा तो कैसे फिर होगा? सबको तो लेके आप नहीं चल पाएंगे ना। तो अगर सबको लेके चलना है तो आपका देश क्या होना चाहिए बाबू? धर्म निरपेक्ष होना चाहिए। जब धर्म निरपेक्ष होगा तभी हर व्यक्ति अपनी बात, अपना जो समस्या है खुल के कह पाएगा। नहीं तो उसको तो दबाव समूह रहेगा, हमेशा लगे कि नहीं हम दब रहे हैं। तो यहाँ यही चीज का ध्यान रखा गया है और संवैधानिक रूप से हमारे देश को क्या किया गया भाई? धर्म निरपेक्ष कर दिया। तो इस तथ्य को आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे और आशा करते हैं कि आप अगर लिखेंगे तो इसे काफी अच्छी भाषा में लिख सकते हैं कि धर्म निरपेक्षता क्या है। भारत का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है। यहाँ हर जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग अपना अपना धर्म मानने के लिए और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। अपना अपना धर्म का प्रचार करें, लोगों को उसके बारे में बताएं और किसी पे भी अपना धर्म न थोपे। जो उसको जानना चाहता है वो जानेगा, जो नहीं जानना चाहता वो नहीं जानेगा। तो ये हो गई धर्म निरपेक्षता। अगला टॉपिक अगर देखेंगे तो सामाजिक विभिन्नताएं, जिसको हम आपको सामाजिक विभाजन के साथ ही बता दिए थे कि सामाजिक विभिन्नताएं जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र के आधार पे होती हैं। और जब ये बहुत ही ज्यादा एकदम समझिए कि कट्टरवादिता के हद तक पहुंच जाती है, लगता है कि नहीं यार अब तो बस मैं ही मैं हूँ, शक्तिमान वाला बात होता है कि बस आई एम द फुल पावर ऑफ इंडिया, एकदम ऐसा दिमाग में आ जाता है ना कि बस हम जो है बस हम ही हैं भाई। हाँ,
हम ऊंचा जात हैं तो एकदम ऊंचे जात वाला रहेगा, नीचा वाला कहीं देखेंगे ही नहीं, जो है बस हम ही हम है। तो इस तरह का अगर होगा, और ये अगर थोड़ा थोड़ा तो ठीक है, लेकिन अगर इसमें एकदम आपको समझ लीजिए कि डिवाइड लाइन अगर दिखने लगे, डिवाइड लाइन अगर एकदम इस तरह से दिखने लगे, एकदम एक तरह से होता है ना कि विचारधारा बन जाए, हम ही हम, दूसरा कोई नहीं, है ना, किसी भी आधार पे, जाति धर्म हो गया, लिंग हो गया, भाषा हो गया, एक तरफ एक्स है एक तरफ वाई है, एक्स वाला एकदम हर चीज अपना आप को एकदम समझने लगे, वाई एक्स जेड एल किसी को नहीं देखना चाहेगा, तो क्या होगा, यही जो सामाजिक विभिन्नता है वो सामाजिक विभाजन का रूप ले लेगी। पहले ही बता चुके हैं। अगला टॉपिक देखिए, देखिए बाबू, अगला टॉपिक है जातीयता का उद्भव। देखिए बहुत आराम से पढ़िएगा, बहुत हम लोग आराम से इसको पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे कि हम लोग राजनीति शास्त्र को अच्छे से पढ़ सकें। देखिए जातीयता का उद्भव जो है, हम पहले बोले कि कीवर्ड जो है हम किसी किसी का लिख दिए हैं, जो आवश्यक है, अगर आप उसे रखेंगे दिमाग में तो आप अच्छे से उसको उत्तर लिख सकेंगे। अगर आप बातों को अच्छे से समझ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अच्छे से उत्तर को लिख सकेंगे। देखिए क्या है, जो जातीयता का उद्भव है भारत में, याद रखें हम पहले ही बोले चुके हैं कि सभी टॉपिक भारत के संदर्भ में व्याख्यात, जितना भी व्याख्या किया जा रहा है सब भारत के संदर्भ में। तो जातीयता का उद्भव क्या, वर्ण के आधार पर, देखिए इसकी कहानी में बता रहा हूँ, सुनिए। पहले के जमाना में अलग अलग जाति नहीं हुआ करता था, जैसे आज जो हो गया है उस तरह नहीं होता था, काम के आधार पर बांटा गया था। यानी एक ही घर में जो है 4-5 अलग अलग जो काम करते थे लोग रहते थे, कोई छोटा काम करता था, कोई बड़ा काम करता था, कोई सुरक्षा का काम करता था, अलग अलग उस तरह का व्यवस्था बना हुआ था। लेकिन चिरकाल जब बहुत समय बीता ना, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये वर्ण वाला जो है ना वो जातिगत हो गया, वो जातीय मान लिया ने, अगर ये पानी भरता है तो इसका बच्चा भी अब पानी भरेगा और उसका बच्चा भी अब पानी भरेगा, जबकि शुरुआत में ऐसा व्यवस्था नहीं था। तो यहाँ पर क्या होना कि वर्ण को उसका आधार बना दिया गया, 4 वर्ण में बांट दिया गया, फिर 4 वर्ण के कितने उपवर्ण बढ़ गए, इसको तो आगे के कक्षा में आप पढ़ेंगे ही। लेकिन यहाँ के लिए हम बता रहे हैं आपको कि अगर जातीयता का उद्भव आपसे पूछता है, खासकर 2 नंबर में कभी कभी ये जान के पूछता है, तो जातीयता का उद्भव अगर आप पढ़ेंगे तो ये वर्ण के आधार पर था। पहले एक ही वर्ण के सभी लोग रहते थे, बस उसका काम बांट दिया गया था, अलग अलग काम बांटा गया था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, काम के आधार से उसको वर्ण के आधार पर ले आया, मैंने बांट दिया। कपड़ा धोने वाला जो काम कर रहा है वो कपड़े धोने वाला आप करेगा, पानी भरने का जो काम कर रहा है वो पानी भरने वाला करेगा, है ना, जो घर बनाने का है वो घर बनाने वाला काम करेगा, जो मान लीजिए इस तरह से बिल्कुल अलग अलग बांट दिया गया बाबू। तो क्या किया गया, वर्ण के आधार पर बांट दिया गया, जातीय का उद्भव, और यहीं से जाति का उद्भव हो गया, जाति में उसको बांटते चला गया। और आज तो देखिए कितनी जातियां, और जातीयता का बहुत सा खामियाजा है जो आप समझ ही रहे, और आगे की जो हम लोग पाठ पढ़ेंगे उसमें ये कहीं ना कहीं आएगा, तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि जाति का जो एक तरह से समझिए कि पूरा स्ट्रक्चर जो बना है वो कहीं ना कहीं देश की एकता अखंडता को कमजोर करता है। दहेज प्रथा वगैरह सब इसी का नहीं देन है ना। अब अपना ही जाति में खोजेगा, अब अपना जाति में 100 वो लड़का है, उसी में खोज रहा है, बढ़िया लड़का मिल जाए तो कमा उमा सरकारी नौकरी वाला होगा तो कहेगा पैसा दीजिए, पूरा से पैसा दीजिए हमको। बाकी अगर खोल उल देगा अपना आप, इस तरह का नहीं होता गलती, तो आगे के चैप्टर में हम बताएंगे फिर आपको। तो कहीं ना कहीं जाति वाला जो समस्या है उद्देश्य को भी कमजोर करता है, और ये यहीं से बन के निकला है, यानी जातीयता निकली और वर्ण के आधार पे व्यवस्था बन गई, और इसी के कारण जो है आज बहुत तरह की समस्या, दहेज प्रथा है और भी न जाने सांप्रदायिकता वगैरह भी, तो सब उसी का आधार पे हो जाता है। तो आगे फिर इसको देखेंगे। और जो अब चलते सबसे अंतिम टॉपिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पे दीर्घ उत्तरीय में भी इससे क्वेश्चन कर देता है और लघु उत्तरीय में भी 2 नंबर में पूछा है, और हो सकता है इस वर्ष भी पूछ ले आपसे। कहता है कि भारत में स्त्रियों की दशा क्या, मैं बार बार कह चुका, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, जितने भी संदर्भ दिए जा रहे हैं वो सभी संदर्भ भारत में है, और इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा होगा तो उसको पीछे कर लीजिएगा, फिर देखिएगा उसको 1-2 बार। अगर आप देखेंगे
तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा हर टॉपिक। अच्छा देखिए इसमें क्या है, सबसे अंतिम टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिएगा, भारत में स्त्रियों की दशा। देखिए भारत में जो स्त्रियों की दशा है बाबू, वो जो सही मायने में अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा आज भी सोचनीय है। स्वतंत्रता के पहले देखिए कि स्वतंत्रता संग्राम में भी स्त्रियों का बहुत योगदान था, लेकिन आज जब स्वतंत्र भारत हो गया है तो भी कहीं ना कहीं देखिए कि जो काम का विभाजन है या शिक्षा का क्षेत्र है या मान लीजिए हमारा पार्लियामेंट है, आज भी देखिए उतनी भूमिका वहां उनकी सुनिश्चित नहीं हो पाई है जितना यूरोपीय देशों में हो चुका है। स्त्रियों को आधी आबादी भी कहा जाता है। अब बताइए ना, मान लीजिए एज एग्जाम्पल हम बताते हैं, मान लीजिए प्रयास कीजिएगा समझने का। कि मान लीजिए एक घर है और दोनों में समान समान लोग रह रहे हैं और इन लोगों को मान लीजिए एक दूसरा घर बनाना है, इस तरह का। देखिए बाबू समझने का प्रयास कीजिएगा। पेंटिंग तो हम शुरू से नहीं अच्छा किए हैं, प्रयास कर रहे हैं समझाने का, तो कहीं समझ जाइएगा तो ठीक है, बहुत बकलोल होइएगा तो नहीं समझ में आएगा। देखिए तो दोनों घर में लोग हैं, अब आधे में स्त्री और आधे में पुरुष है। अब मान लीजिए घर बनाने का काम करना है, दोनों में मान लीजिए 50-50 लोग हैं, तो मुझे बताइए अगर हम इस तरह का नियम बना दें कि नहीं इस घर को बनाने में सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही काम करेगा, स्त्रियां काम नहीं करेंगे, तो आप खुद सोच के देखिए, टाइम ऑफ वर्क आप भी पढ़े होंगे, 7 या 8 क्लास में शायद आता है पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स में। जब लोगों की संख्या कम होगी तो काम करने में समय ज्यादा लगेगा, और जब दोनों की इसमें साझेदारी हो जाएगी तो काम करने में समय कम लगेगा और ये जल्दी बन के तैयार होगा। ये घर ही हमारा देश है। और इसी तरह महिलाओं और पुरुष की जो साझेदारी है, उसे हमें इस देश को यानी इस घर को जो है जिसको हम देश हम बताना चाह रहे हैं, उसके बनाने में इसका योगदान है। अब सोचिए कि अगर भारत में स्त्रियों की जो दशा है वो इतनी अच्छी नहीं है, संसद में भी इनके लिए 1/3 के लिए बार बार मांगा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए ये स्थान नहीं दे पाती। एक पार्टी प्रयास करती है, अगला पार्टी उसमें अरंगा लगा देती, फिर कोई अगली पार्टी आती है तो फिर सत्ता दल कभी विपक्ष, कभी विपक्ष कभी सत्ता दल, तो दोनों आपस में घूमते रहते हैं आपस में। लेकिन उनका वहां पर नहीं हो पा रहा है कि उस तरह से 1/3 हम उनको सीट दे दें। अगर 1/3 सीट देंगे तो महिलाओं के उत्थान के लिए भी बहुत कुछ होगा। आप देख लीजिए ना, किसी भी कैबिनेट में देखिए आजादी के बाद से आज तक, और भी अन्य क्षेत्रों में देखिए, व्यापार में देखिए, उन्हें कहीं ना कहीं काम का निपटारा कर दिया गया। वो घर उर वाला ही काम कहा जाता है कि आप कीजिए, लेकिन उसकी जो प्रत्यक्ष भूमिका होनी चाहिए देश में, समाज में, अलग अलग क्षेत्रों में, 1-2 जगह तो कहीं दिख जाता है, लेकिन उनकी जो भूमिका अच्छी खासी होनी चाहिए स्त्रियों की, वो भूमिका हमें देखने को नहीं मिलती है। तो इससे क्या होगा, हमारे देश का डेवलपमेंट नहीं होगा। जबकि वही देख लीजिए यूरोप वगैरह में जाके देखिए, अमेरिका वगैरह में, तो स्त्रियों को कहीं ना कहीं अच्छा खासा वहां पर विभाजन में हिस्सेदारी मिली हुई है और अच्छा खासा वो काम कर रही। तो इससे क्या होता है, भारत में जो स्त्रियों की दशा है वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि दयनीय है। और शुरू से ऐसा होता है, जब बच्चा जन्म ले रहा होता है, हम आपको बता चुके हैं पहले भी कि ग्रामीण परिक्षेत्र में वही समस्या सब है। उसको नहीं समझ में आता है कि भाई दोनों का कार्य क्षेत्र है, दोनों कार्य क्षेत्र में अच्छा कर सकता है, बराबरी का अधिकार है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें हैं। अगर भारत में स्त्रियों की दशा में सुधार होगा तो कहीं ना कहीं हमारा देश
बहुत जल्दी और विकासशील से विकसित हो जाएगा, डेवलप करेगा। क्योंकि कहीं भी देखिए, अगर एक हाथ से आप काम करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, और दोनों हाथ से काम करेंगे बाबू तो समय कम लगेगा। तो ये हम लोग को आपस में निर्धारण करना कैसे होगा, ये शिक्षा से होगा। शिक्षा में जितना बढ़िया सुधार करेंगे, तेजी से सुधार करेंगे, लोगों का मनोदशा बदलेगा, और वो भी स्त्रियों को भी समाज में हर काम में भागीदार बनाएगा, और उसमें वो लोग भी योगदान करके देश को आगे ले जा सकेंगे। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सभी तथ्यों के बीच में ये पूरा का पूरा पाठ घूम रहा था, जिसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। पाठ था लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ये पहला पाठ था। और प्रयास हम लोग को चूंकि क्या है कि काफी कम समय बच रहा है, हम लोग को चूंकि क्रैश कोर्स के हिसाब से अभी तैयार करना है, तो कहीं ना कहीं प्रयास हमारा यही रहेगा कि आप सभी बिंदुओं को अच्छे से समझ सके और उसे अच्छे से फिर लिख सके। बाद में किसका जो स्टडी मटेरियल होगा, जो ऑब्जेक्टिव वगैरह होंगे, वो टेलीग्राम के ग्रुप में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा, और वहां से जो मटेरियल होगा उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी बिंदुओं में अगर आपको कहीं कोई समस्या होगी, लग रहा हो कि हमें क्लियर नहीं है, तो कमेंट में आप बताइए। हम लोग इसका फिर से अगर कहेंगे, कोई बिंदु कोई पॉइंट नहीं समझ में आया होगा, तो एक बार फिर से इसको बताने का प्रयास किया जाएगा। और इन सभी बिंदुओं को खासकर मैं बार बार, देखिए मैंने लिखा हूँ VVI प्लस TTI, क्योंकि देखिए काफी रिसर्च और काफी दिनों का अध्ययन करने के बाद जो हमारी पूरी टीम है, वो प्रश्नों का चयन करती है, और वो कोशिश करती है कि इस बार अधिक से अधिक वैसे प्रश्न को हम पढ़ा सके जो आपको सीधे सीधे परीक्षा के लिए उपयोगी हो, और आप लिख के एक अच्छा नंबर प्राप्त कर सके और जीवन में आगे बढ़ सके। तो कोशिश करेंगे मित्रों, भाइयों, आप सभी, आप समझ ही रहे हैं, इस बार तो कोरोना काल चल रहा था और पेंडेमिक के दौर में, इसलिए ये मेरी सोच थी कि मैं इस तरह का एक क्लास डिजाइन करूं जिसमें गांव शहर सभी के बच्चे पढ़ सके और इस पर उनका साल न बर्बाद हो। तो कोशिश करें बाबू, इतना अच्छा फ्री में सेवा मिल रहा, सर्विस मिल रहा है, और मेरा ये खासकर दिल से ये प्रयास है कि आप लोग बेहतर करें और आप लोग अच्छे से पढ़ें। खासकर जहाँ भी दिक्कत होगी आप कमेंट में जुड़िएगा हमसे, हम लोग सीधे आपसे जुड़ेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में भी आप अपना क्वेश्चन दे सकते हैं, तो जो भी समस्या होंगी हम उस पर वहाँ पे चर्चा के लिए बिल्कुल आपके लिए तैयार है। अगर आप चाहेंगे तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेन टॉपिक इतना ही होगा जिसके बीच में प्रश्न पूछा जाएगा, भले थोड़ा बहुत घुमा देगा तो इस पे हम आपको और अच्छा से फिर डिटेल में बताएंगे, लेकिन मूल यही बिंदु हैं। और फिर अगले वीडियो में हम दूसरे चैप्टर को अच्छे से कोशिश करेंगे समझाने के लिए। तो यहाँ तक के लिए आप सभी का बढ़िया से आने के लिए, पढ़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।